नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बात इंडिया की में आज बात करने वाले हैं उस लड़ाई की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ महाशक्ति रूस है तो दूसरी तरफ छोटा सा देश यूक्रेन है। इसके बावजूद ये लड़ाई लंबी चली है, लेकिन जैसे पहले से तय लग रहा था कि रूस इस लड़ाई में बहुत घातक होगा, अब की बार जबरदस्त वार यूक्रेन पर हुआ है। मकसद क्या है, रूस चाहता क्या है, जैसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। बीते 4 साल से रूस यूक्रेन युद्ध पूर्वी यूरोप के गले की फांस बना हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर एक बार फिर भीषण हमला किया है। यह हमला इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त था कि कीव के 28 इलाके एक झटके में मलबे में तब्दील हो गए। इस भीषण तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। रूस ने इस हमले को यूक्रेन के हमले के पलटवार के तौर पर पेश किया है। सवाल यह है कि इस जंग का अंजाम क्या है? क्या ये जंग कभी नहीं रुकेगी? और इस जंग का मकसद यानी रूस चाहता क्या है, यूक्रेन क्या चाहता है, और क्या इसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं जिनके छुपे हुए हित भी हैं? सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पुतिन का खौफनाक गुस्सा, धुआं धुआं यूक्रेन का बड़ा हिस्सा। रूस ने लिया बड़ा बदला, यूक्रेन का हर इलाका दहला। 24 घंटे नॉन स्टॉप धमाके, एयरबेस के उड़े परखच्चे। पुतिन का बारूदी ब्रेन, खत्म हो जाएगा यूक्रेन। पूर्वी यूरोप एक बार फिर बारूद की गंध से भर गया है। एक बार फिर पुतिन ने यूक्रेन पर आंखें तरेरी हैं। नतीजा 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि एक साथ 28 हमलों से यूक्रेन में भीषण तबाही मच गई। रूस ने इस बार हमले के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए, और इन हमलों के लिए टारगेट पहले से ही तय कर लिए गए थे। और उसके बाद हाई प्रिसीजन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूस ने सैन्य बेस, एयरफील्ड नेटवर्क और रिफाइनरी से जुड़े ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके साथ ही हमले ड्रोन निर्माण केंद्रों, फ्यूल स्टोरेज प्लांट्स पर भी किए गए। रशिया ने यूक्रेन में कई जगहों पर यूक्रेनी स्टारलिंक टर्मिनलों को भी निशाना बनाया और उन्हें भी मलबे में तब्दील कर दिया। रूस का दावा है कि स्टारलिंक टर्मिनलों के जरिए यूक्रेनी ड्रोन को सैटेलाइट और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, और इसी कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर हमला करने में सक्षम होते हैं, जो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। रशिया ने कीव में 28 जगहों को निशाना बनाकर हमला किया। रूस के इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूसी हमले के बाद कीव में दूर दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ धुएं के गुबार और कई किलोमीटर तक फैला मलबा ही नजर आ रहा है। हमले से थर्राया यूक्रेन मलबे में सिसकती जिंदगियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चला रहा है। यूक्रेन में हमले तब हुए जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आयरलैंड के दौरे पर थे। हमले की खबर मिलते ही वो यात्रा बीच में ही छोड़कर फौरन कीव लौट आए। फिलहाल जेलेंस्की सुरक्षा और राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। यूक्रेन रूसी हमलों के विरोध में जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, तो वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है यह सैन्य अभियान यूक्रेन के आतंकी हमलों के जवाब में चलाया गया। इस ऑपरेशन में हाई प्रिसीजन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं रूस के इस भीषण हमले से पहले यूक्रेनी सेना ने रूस की प्रमुख ऊफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन सोशल मीडिया पर हमलों को लेकर दावा किया कि उफा रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े लुब्रिकेंट प्रोड्यूसर्स में से एक है और यूक्रेन से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूसी बढ़त को धीमा कर दिया। इस हमले को यूक्रेन ने कीव पर हुए रूसी हमले का जवाब बताया था, जिसमें एक प्रमुख धार्मिक स्थल और पेचेस लावरा मठ में आग लग गई थी। तब जेलेंस्की का कहना था, हम युद्ध नहीं चाहते और न ही कभी चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलता है तो आपका मॉस्को भी जलेगा।
और रूस और यूक्रेन भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन बावजूद इसके 4 सालों से दोनों देशों के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बमबारी, मिसाइल अटैक, ड्रोन हमलों से दोनों देश कराह रहे हैं। दावे और वादे बार बार किए जाते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगाकर हमला कर देते हैं और फिर उसे जवाबी हमले का नाम देते हैं। ऐसे में पूर्वी यूरोप इन देशों की जंग से कराह रहा है और फिलहाल इसके थमने के चांस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बहुत सारे सवाल हैं और इसके जवाब ऐसे विशेषज्ञ जो इस युद्ध की पृष्ठभूमि को जानते हैं, इन जगहों को जानते हैं, वो दे सकते हैं। मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन अनुभवी पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर अजिताभ, विदेशी मामलों के जानकार, करोड़ी सिंह जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और सोहेल काजमी साहब, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का मैं स्वागत करता हूं। जनरल कोचर, शुरुआत आपसे। इसमें कौन क्या चाह रहा है, पहले तो यही क्लियर नहीं हो रहा है। इतने समय से चलता आ रहा है, क्या रूस चाहता है, क्या यूक्रेन चाहता है, और दूसरी बात ये कि इनमें ज्यादा परेशान कौन कर रहा है। मतलब यूक्रेन भी मानने को तैयार नहीं है और रूस की तो अपनी जिद है। जय हिंद प्रवीण जी। जय हिंद सर। ये देखिए, एक लड़ाई तो काफी सालों से चल रही है और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रही है। अब कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि लड़ाई कौन जीत रहा है, बिकॉज जितना भी एनालिसिस मैंने किया, जितने आर्टिकल्स मैंने लिखे, ये साफ जाहिर है कि रशिया असेंडेंसी पर है और तकरीबन 20% यूक्रेन का टेरिटरी रशिया ने हासिल कर ली। पर अब हम एक चीज और इंटरेस्टिंग इस लड़ाई में देख रहे हैं कि यूक्रेन का पलटवार, और वो एक बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट मैं इसको मानता हूं, बिकॉज जो उनकी ड्रोन्स की क्षमता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं। अब इसको ड्रोन्स का हमने देखा, अटैक 1000 किलोमीटर दूर उनके ड्रोन्स भी पहुंच पा रहे हैं, और एक टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण हमको मिल रहा है, क्योंकि जब इतने सारे वॉल्यूम में आपके ड्रोन्स आएंगे, एक स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी से या एक स्ट्रेटजी के साथ वो अगर आएंगे, तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो या कोई भी आधुनिक हो, वो इसको रोक नहीं पाए। तो इसको मुझे लगता है कि अभी काइव पे जो अटैक हुआ है, इसको अगर हम एनालाइज करें तो इसको बेसिकली ये एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है यूक्रेन की मिलिट्री कैपेसिटी को डिग्रेड करने के लिए। सेकंड पॉइंट, उसके जो एयर डिफेंस रिसोर्सेज, और आप अगर इसको न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बार बार ज़ेलेंस्की इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और इस अमेरिका से मांग कर रहे हैं कि हमको और एयर डिफेंस चाहिए, हमको और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स चाहिए, शायद उनको मिल नहीं रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है ऑन फ्यूचर नेगोशिएशंस, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में सुनने में आया है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत हो सकती है। तो जब भी आप देखेंगे कि एक बातचीत का माहौल सामने आएगा, तो एक इंटेंसिटी जो हम देख रहे हैं रशिया की तरफ से, वो एक जाहिर की जा रही है कि जब हम अपनी बातचीत करेंगे तो हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करेंगे। बिकॉज हाल ही में आपने देखा यूक्रेन ने भी क्रीमिया के ऊपर भी हमले किए हैं, और जो रशिया के एनर्जी रिसोर्सेज है जो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर अंदर है, वहाँ पर भी यूक्रेन ने हमला किया। तो अभी रशिया दिखाना चाहता है कि जो काइव है, एक्चुअली काइव इज लाइक अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप काइव पे हमला करेंगे तो आप एक हार्ट जो है ना, एक दिल है यूक्रेन का, उसके ऊपर हमला करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस रशिया ने अपनी एक तो जो उसका डिफेंस इकोसिस्टम है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन इकोसिस्टम है रशिया का, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग
उनकी चल रही है, मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, और जिस तरीके से वो फोकस अटैक्स कर रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज पर अटैक कर रहे हैं, लॉजिस्टिक हब्स पे अटैक कर रहे हैं, एम्युनिशन डिपोज पे, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे, और जो काइव के आसपास लोकेटेड है, अभी हमने देखा है स्ट्राइक्स पे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है इस लड़ाई का, मैं मानता हूँ। और इस यूक्रेन की जो कैपेसिटी है उसको डिग्रेड करने के लिए अटैक्स किए जा रहे हैं, बिकॉज रशिया समझ गया है कि अगर वो इसको डिग्रेड नहीं करेगा तो जिस प्रकार से यूक्रेन जो अटैक्स कर रहा है वो शायद उसको रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक क्रिमिया के ऊपर एक जैसे रेड लाइन आप उसको मानते हैं देशों के बीच में, जब भी क्रिमिया के ऊपर अटैक होता है रशिया बहुत इंटेंसिटी से उसका जवाब देता है। जी किरोड़ी सर, टेक अवे क्या है इसमें? अल्टीमेटली क्या रशिया पूरा यूक्रेन चाहता है और यूक्रेन क्या अपनी संप्रभुता को बचाना चाहता है, या कुछ और है कि एक निगोशिएशन की बात अभी जनरल कोचर ने कही है, यानी कोई ऐसी बीच की बात है कि जिस पे दोनों सहमत हो जाएं, और वो क्या होगी? देखिए प्रवीण, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रशिया यूक्रेन को लेना चाहता है पूरी तरह, क्योंकि रशिया की जो डिमांड है वो डिमांड नहीं कहूँगा, रशिया का जिस तरह का फीलिंग है, जब यूएसएसआर का डिसमेंटलिंग हुआ तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि नेटो है वो एक्सपेंड नहीं करेगा, क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गया था। शीत युद्ध खत्म हो गया तो नेटो का रेलेवेंस नहीं था, कोल्ड वार का प्रोडक्ट था। लेकिन नेटो का डिसमेंटल नहीं किया, नेटो को एक्सपेंड कर रहे थे, और रशिया ये नहीं चाहता था कि नेटो उनके बॉर्डर पे आए, और इसीलिए पुतिन ने कहा कि हिस्टोरिकल रशिया हैज बीन रॉब्ड। तो इस तरह की बातें वो कह रहे, उसका तो रोग का मतलब तो अलग था, लेकिन वो नहीं चाहते कि यूरोपियन पावर हैं वो रशिया के बॉर्डर पे आके रशिया के लिए एक थ्रेट बने, रशिया की सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट हो सकती है। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आज से नहीं पहले से ही रशियोफोबिक हैं। इवन वर्ल्ड वार में रशिया यूरोपियन कंट्रीज सब अलाइव थे, लेकिन वर्ल्ड वार के दौरान ही एक ऑपरेशन अनथिंकेबल शुरू कर लिया था 1944 और 45 में, वर्ल्ड वार खत्म होने से पहले ही यूएसएसआर के अगेंस्ट में। तो वो रशिया को एनिमी मान के चलते हैं, विशेष रूप से ब्रिटेन जैसे कंट्री तो बहुत ज़्यादा रशियोफोबिक हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि ये नेटो यहाँ आए, और इसके लिए उन्होंने पहले प्रयास किया, यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बने, और जब ऑपरेशन किया उसका नाम भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया, और उद्देश्य था कि डी नाजिफिकेशन करना है यूक्रेन का और नेटो को रोकना है। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था। अब देखिए यूक्रेन की जिस तरह की स्थिति है उसमें जो रशिया के बॉर्डर वाले हैं, डोनबास वगैरह के एरिया, वहाँ रशियन स्पीकिंग लोग हैं, और वो चाहते थे कि रशिया इंटरफेरेंस करे, क्योंकि उनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक एफिनिटी रशिया के साथ थी। उसकी वजह से रशिया ने उसमें इंटरफेरेंस किया। और अब जो बातचीत हो रही है आज के युद्ध में और पहले के युद्ध में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आज के हम संकट देखें, चाहे ईरान अमेरिका इजराइल वाला हो या यूक्रेन रशिया का हो, इसमें इन्फेंट्री ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, उसमें दूसरे ड्रोन हैं या दूसरे जो स्ट्रेटेजीज हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि कोई कंट्री कितना भी पावरफुल हो उसको पावरलेसनेस का रियलाइजेशन करवा देते हैं अगर अप्रोप्रिएट आपकी स्ट्रेटेजी हो तो। यही यूक्रेन ने, क्योंकि यूक्रेन का अब सबसे ज़्यादा फोकस है वो ड्रोन पे है, और इवन जो यूक्रेन की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की, वो मिलियंस में जा रही है, इस तरह का कहा जा रहा है। तो वार को अपना राइवल है जो ग्रेट पावर है या जो ज्यादा पावरफुल है उसके लिए एक्सपेंसिव बनाने की स्ट्रेटेजी है। ईरान ने भी यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, यूक्रेन भी यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है। अब रशिया ने इस तरह का रिटालिएशन इस वक्त क्यों किया? वो इसलिए किया कि क्रिमिया है वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है, और क्रिमिया और मेनलैंड रशिया को जोड़ते हुए ब्रिज है, वहाँ से ट्रेन और रोड रूट से
वहाँ का सी का एक्सेस होता है रशिया का। तो उसमें जब क्रीमिया में अटैक किया तो रशिया ने ये रिटालिएशन, उसका रिटालिएशन है। दूसरा यह है कि यूक्रेन जिस तरह का स्ट्राइक कर रहा है, डीपर साइड में कर रहा है, रशिया में बहुत अंदर की तरफ, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के अंदर की साइड में वो टारगेट कर रहा है। एनर्जी जो बेस है, वो मिलिट्री बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब टारगेट कर रहा है। वो सही है कि रशिया का ज्यादा डैमेज नहीं हो पा रहा, वो इंटरसेप्ट कर लेता है बहुत से ड्रोन्स को, लेकिन फिर भी आज की स्थिति में कोई समझौते की गुंजाइश नहीं लग रही है। मुझे लगता है प्रवीण, समझौते का कुछ हफ्ते बाद जब 22 में जंग शुरू हुआ था या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस समय टर्की में जो बातचीत हुई थी उसमें जेलेंस्की और रशिया दोनों एग्री हो रहे थे, लेकिन उस समय यूरोपियन कंट्रीज ने एग्री नहीं होने दिया। उससे बढ़िया ऑप्शन अभी तक दोनों के सामने कोई आया ही नहीं। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने उठाया। मैं स्ट्रैटेजी पर थोड़ा और डिटेल में समझूंगा, जनरल कोचर भी उसकी ओर इशारा कर रहे थे, तो कुछ और तकनीकी पहलुओं को समझेंगे। लेकिन डॉक्टर अजिताभ, ऐसा लगता है कि यूक्रेन नहीं, हिडन प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा शक्तिशाली हैं और यूक्रेन जस्ट एक बैटल ग्राउंड है, जेलेंस्की उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। ऐसा समझ में आया अभी तक, बाकी आप समझाएं थोड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये अमेरिका की पुरानी आदत है कि वो हर जगह इंटरफेयर करके और चीज़ों को डिस्टर्ब करके निकल जाता है, सॉल्यूशन नहीं देता है। ये अफगानिस्तान से आप देख लीजिए, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, अभी ईरान में भी वही हो रहा है। तो ये अमेरिका की नीति, और इस बार तो नेटो, चूंकि यूरोप के देशों को शायद थोड़ा खतरा लगा रूस से, वो भी इन्वॉल्व हैं। और मुझे लगता है अभी G7 की मीटिंग हुई है, उसके बाद से सपोर्ट यूक्रेन को शायद और बढ़ा है। अगले महीने जो फिर नेटो की मीटिंग होने वाली है अंकारा में, मुझे लगता है उसके बाद या तो और ज्यादा बढ़ेंगे सपोर्ट और नेटो का मिलेगा यूक्रेन को, या जैसा राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी फिलहाल कहा है कि एक बार ईरान का मामला सॉल्व कर लें तो फिर उधर ध्यान देंगे। मतलब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी यूक्रेन पीछे है, जो कि 4.5 साल से ये युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में तो एक तरफ आप देख लीजिए, यूक्रेन ने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, खास करके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो अभी, जैसा हमारे को-पैनलिस्ट ने बताया कि अब वो बहुत ज्यादा घातक, इम्पैक्टफुल उसके अटैक हो रहे हैं और अंदर तक हो रहे हैं। और यूक्रेन ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके अब देखिए उसके तेल के ठिकानों पे, उसके जो एक तरह से भंडारण है तेल के, वहां पे अटैक कर रहा है। अब कैन यू इमेजिन कि अब इंडिया उसको 60,000 टन अभी तेल यहां से 2 टैंकर इंडिया ने भेजा है, ये खबर आई है कल। तो ऐसे में रूस जो हमारा सप्लायर है, जिससे हमने 26 लाख बैरल जून में तेल लिया है, उसको अगर हमें रिवर्स में तेल सप्लाई करनी पड़े तो ये देख लीजिए रशिया की क्या हालत है। और ये सिर्फ चूंकि उसके चुन चुन के उसके तेल के ठिकानों पर जो रिफाइनरीज हैं, स्टोरेज जो है, वहां पे यूक्रेन अटैक कर रहा है। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से वो कर रहा है। और इसीलिए रूस ने जो अभी स्टारलिंक के इंटरनेट के फैसिलिटीज को टारगेट किया, उसके पीछे यही है। रूस का कहना है कि इसका यूज करके वो रूस के टारगेट को जल्दी आइडेंटिफाई कर रहा है और प्रेसिजन स्ट्राइक कर रहा है। इसलिए इस तरह के टारगेट पे रूस ने अटैक किया। और ये अटैक जो अभी रूस का है, ऑब्वियसली पिछले 4.5 साल में कीव पे सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। और ये जवाब में दिया कि पिछले 10 दिन पहले यूक्रेन ने लगभग 200 ड्रोन से मॉस्को में अटैक किया था, और वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था। तो उसका जवाब रूस ने दिया है। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है? अभी फिलहाल बातचीत में एक आई थी कि जेलेंस्की जैसे अभी आयरलैंड में थे, वहां से भाग के वो आए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि पेट्रियोट मिसाइल यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस अमेरिका हमें दे। यूरोप से वो एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन तो नहीं है। उन्होंने बीच में बेलारूस के राष्ट्रपति से भी एक मेडिएशन का रिक्वेस्ट किया था कि रूस 90% लगभग दोनबास में जो अभी कैप्चर कर रखा है रूस ने, कि वहां पे रुक जाए, लेकिन रूस ने मना कर दिया। उसके अलावा खार्किव है और सुमी जो है उसका अलग अलग प्रोविंसेज है, वहां भी रूस बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब देखिए रूस की भी, प्रवीण जी, स्थिति कहीं ना कहीं पहले से कमजोर हो रही है। क्रीमिया में बहुत सारे ऐसे जगहों पे एक तरह से रूस को एनर्जी सप्लाई रोकना पड़ा है, वहां पे तेल वगैरह की कमी हो रही है, इमरजेंसी लगानी पड़ रही है।
तो रूस की पकड़ क्रीमिया में भी कमजोर हो रही है और रूस के अंदर मॉस्को से अलावा उसके कई सारे अलग अलग ठिकानों पे अटैक हो रहा है। तो रूस के लिए भी बहुत बड़ी ये एक चुनौती होगी, हालांकि वो बहुत ताकतवर है। जी, हालांकि अभी तक जो ये ईरान अमेरिका और ईरान इजराइल चल रहा था, इसमें बहुत से लोग भूले बैठे थे और उन्हें लग रहा था कि सब कुछ शांत चल रहा है, लेकिन हालात ये बताते हैं कि स्थितियां यहाँ पर कितनी गंभीर हैं। एकदम से यहाँ पर सारी चीज़ें डाइवर्ट हुई इस बड़े हमले के बाद। काज़मी साहब, ऐसा लगता है इसका कोई सीधा सीधा कारण अभी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, या फिर कारण इतने बड़े, इतने गहरे और इतने छिपे हुए हैं कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, जानते सभी हैं। क्या ज़ेलेंस्की यहाँ पर किसी बड़े मकसद, जो कि नेटो का, यूरोपीय देशों का या अमेरिका का भी, जैसा करोड़ी सर ने कहा या डॉक्टर अजिताभ ने कहा है, तो क्या ऐसा कोई हिडन एजेंडा है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या दुनिया के सामने बहुत खुलकर नहीं आया है, या बहुत सीधी सीधी लड़ाई की कोई वजह दिखाई देती है? अनम्यूट करिएगा काज़मी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड इवनिंग प्रवीण सर, गुड इवनिंग आपको भी। और मैं समझता हूँ जो करोड़ी सिंह साहब ने जो बातें एलेबोरेट की हैं वही सच्चाई है। हिडन एजेंडाज तो हैं, हिडन एजेंडाज के बिना इतनी लंबी जो लड़ाई है 4.5 साल की, वो मुमकिन नहीं है। और ये भी दिखता है, समझ आती है, जैसे अजिताभ सर ने कहा कि अमेरिका जो है वो आपको वो करके शह दे के आगे बढ़ा देता है और पीछे सॉल्यूशंस की तरफ नहीं, जैसे अजिताभ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, सॉल्यूशंस की तरफ नहीं वो भागता है, सिर्फ एक दूसरे को उंगली देता है और उसके पीछे सपोर्ट की तरह काम करता रहता है। वो हिडन एजेंडे भी जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ जाएंगे, जैसे ईरान के साथ किया है। ईरान तो कभी कोई जंग कर नहीं रहा था, सब बातें साजगार माहौल में चल रही थी। वो 14 पॉइंट जो आज बता रहा है वो पहले भी चल रहे थे। यही हाल इसका है। इसके साथ जो प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिका के प्रेसिडेंट की यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ जितनी भी मुलाकातें हैं, या उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी बातचीत करने के तरीके से यही दिखता था। और वही हम सोचते थे कि ये बिल्कुल शह देता है इसको, और वो शह जरूरी भी है क्योंकि वो समझता है कि रशिया जो है एक बहुत पावरफुल कंट्री है और हमारे से ज्यादा आगे पावरफुल ना हो जाए। ताकत की लड़ाई है और दूसरा जमीनों को हथियाने की लड़ाई है, इंसानियत की, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की। इस पे कोई चर्चा कभी ना अमेरिका करता है, ना रशिया करता है, ना चाइना करता है। अपने अपने फायदे ढूंढते हैं और फायदे में किसको किससे इस्तेमाल करना है, वही इस्तेमाल वाली राजनीति जो है यहाँ भी समझ आ रही है। फाइनली आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी जैसे कहा बिल्कुल ठीक है, अभी वो बिजी है इजराइल और ईरान की, पहले मसले सुलझा ले, उसके बाद ये तो चल रहा है, इसको 4.5 साल हो गए और 6 महीने चलेगा। और क्या क्या चीजें किस तरह से हेल्प वो कर रहे हैं यूक्रेन की भी वो सबको पता है, जो कुछ लुकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आने वाले दिन बताएंगे आपको कि हिडन एजेंडाज जो हैं वो क्या क्या हैं, लेकिन हिडन एजेंडाज हैं वो टोटली अमेरिका के हैं। गॉट इट। जनरल कोचर, आपने एक स्ट्रैटेजी की बात की थी और वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आशंका हो सकता है इनपुट हो, इंटेलिजेंस से इनपुट हो, उनको ये पता हो कि बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स तैयार, करोड़ी सर ने भी बताया, डॉक्टर अजिताभ ने भी बताया कि कुल मिलाकर यूक्रेन की तैयारी बहुत हल्की फुल्की नहीं। आपने भी बताया स्ट्रैटेजिकली क्या रशिया इस बात को जानता है कि यूक्रेन को अगर नहीं रोका गया, या जैसे सिलेक्टिव हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं कमज़ोर करने के लिए, वैसे कुछ बड़े हमले नहीं किए गए तो आने वाले दिन कष्टकारक रूस के लिए हो सकते हैं? क्या वो एहतियातन ये सब कर रहा है, या फिर ये आर पार की लड़ाई है, इसका कोई अंत नहीं दिखाई देता? फिर तो अगर ये सीधी सीधी बात है कि रशिया को काउंटर करने के लिए नेटो इधर आ जाए, यूक्रेन की ताकत को बढ़ा दें, एक हार जैसी हो जाए, तो ये तो अल्टीमेट हार होगी रशिया के लिए। देखिए, आई थिंक रशिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग, और जो भी अभी मैं पैनलिस्ट को सुन रहा हूँ वो रशिया की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बिकॉज मैंने इस रशियन आर्मी के साथ और उनके ऑफिसर्स के साथ काम किया है। मैं आपको बता सकता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट रशिया। 4.5 साल तक जो देश इस लड़ाई को इस इंटेंसिटी के साथ लड़ सकता है, इसका मतलब कि उस देश में कुछ दम है और उसके इको सिस्टम में दम है, उसके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में दम है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इसको रशिया अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे लेके जा रहा है। शायद जेरान लॉइटरिंग अटैक ड्रोन्स बहुत लार्ज नंबर्स में है। आज आपने इंडियन आर्मी के चीफ को सुना कि हमारे पास 50,000 ड्रोन्स हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट रशिया के पास लाखों में ड्रोन्स। तो ये 50,000 जो हम
अपने आप को प्राइड करते हैं, इसको रशिया का, इसको यहाँ पे हम मुकाबला नहीं कर पाए। दूसरा, डिकॉय ड्रोन्स रशिया इस्तेमाल करता है। इसका मतलब कि वो एक डिकॉय ड्रोन टू सैचुरेट द रडार, बिकॉज वो जानता है कि आज यूक्रेन की वीकनेस क्या है। और इस ज़ेलेंस्की बार बार रो रहा है ट्रम्प के सामने, मुझे एयर डिफेंस के सिस्टम दो, मुझे एयर डिफेंस के सिस्टम दो। और इस आप यूरोप की बात करते हैं, यूरोप के पास क्या एयर डिफेंस सिस्टम है, मुझे बताइए। इस कोई नाम ले सकता है कि उनके पास क्या एयर डिफेंस सिस्टम है? बिकॉज जितने भी एयर डिफेंस के वर्ल्ड के माने हुए सिस्टम्स हैं, या तो इजराइल उसको मैन्युफैक्चर करता है या तो अमेरिका करता है, और ऑफ कोर्स चाइना इस तरफ। तो तीसरा जो इसके पास इस्कंदर एम करके एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो रशिया ने बहुत इस्तेमाल की इस लड़ाई में, और इसको बहुत उसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट है। फिर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल KH-101। अब इस मिसाइल के अगर आप गूगल करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और आप देखेंगे जिस तरीके की टेक्नोलॉजी रशिया के पास है और नंबर्स, हम इसको ईरान की लड़ाई की बात करते हैं, आप इसको सारे मैं इतने सारे टीवी चैनल में आता हूँ, वो लोग बोलते हैं ईरान के पास 4000 से 5000 मिसाइल्स हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ईरान के पास 15,000 से 20,000 से कम इसको मिसाइल्स नहीं, इसीलिए इस ईरान अपने दबदबे के साथ इसको यूनाइटेड स्टेट्स का मुकाबला कर पा रहा है। और लास्ट पॉइंट है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो KH-47M2 किंजाल, जो बहुत सेलेक्टिवली रशिया यूज कर रहा है अगेंस्ट हेविली डिफेंडेड टारगेट। तो अब इस कल्मिनेशन पॉइंट देखिए, अब इसको मुझे लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में गलत भी हो सकता हूँ, ये लड़ाई कुछ महीनों की रह गई। सर जब शुरू हुई थी ना सर, जब ये लड़ाई, माफ़ी चाहूँगा, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब हमको यही लग रहा था, मतलब मैंने जब शुरुआत हुई वहाँ के बच्चों से, जब आपको पता होगा इंडियन बच्चों को इवैक्यूएट करवाया जा रहा था, कई बच्चों से मेरी बात भी हुई, वहाँ से हम लाइव करते थे, खूब उनके साथ बात करते। ऐसा लग रहा था कुछ दिनों, ये जो आप कह रहे हैं ना, उसी समय लग रहा था कि रशिया और यूक्रेन की कोई लड़ाई होगी। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई न सिर्फ हुई है बल्कि 4 साल से ज़्यादा चली है। मैं जानना ये चाह रहा था कि ये आपने अभी स्ट्रेंथ दिखाई रशिया की, इनको यूक्रेन को कौन दे रहा है? फिर अगर यूरोप नहीं दे रहा है, नेटो वाली बात है, तो कौन इनको हथियार दे रहा है जो इतने समय से सस्टेन कर रहे हैं? ये तो खुद तो बनाते नहीं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बिकॉज एक कंपैरिजन मिलिट्री पावर्स का लाना पड़ेगा यहाँ पे। यूक्रेन अभी तक लड़ाई इसलिए लड़ रहा था बिकॉज वेस्टर्न पावर उसको अनइंटरप्टेड जो उसको इसको मिलिट्री का आपका जो भी इक्विपमेंट है, मिसाइल्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, इस तरीके की सप्लाई हो रही थी। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, इसको रशिया ने, देखिए अभी उसकी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं नजर डालता हूँ। ये काइव के ऊपर अटैक और इतने जो एक भयंकर तरह से अटैक क्यों हुआ है? बिकॉज रशिया रियलाइज कि अब उस टाइप की सप्लाई चेन सर कहाँ से हो रही थी, मतलब अगर बता पाए, क्योंकि ये बड़ी अंदर की बात, मेरी दिलचस्पी उसमें कहाँ से हो रही थी? वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब कौन सी कंट्रीज? ओके, वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पे प्रीडोमिनेटली अमेरिका। जो काज़मी साहब ने कही, चलिए वो बात खुल के आ गई। काज़मी साहब ने अलग एक लबोलुबाब बताया था, उन्होंने एक अलग राजनीतिक पहलू बताया, पर अमेरिका है। इसको ट्रम्प का लहजा बदल गया। अगर आप अभी देखें जिस तरीके से ट्रम्प ज़ेलेंस्की के साथ बात करते हैं, उसका लहजा बदल चुका है। और ट्रम्प और पुतिन के, आप माने ना माने, दे एंजॉय अ वेरी गुड रैपो विद ईच अदर। और वो आपस में जब भी बात करते हैं, आपने कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखा इस ट्रम्प और ज़ेलेंस्की में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं इस डिबेट में ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि जो सपोर्ट ज़ेलेंस्की चाहता है उसको नहीं मिलेगी। यूरोपियन यूनियन और ख़ास तौर पे जर्मनी जैसे देश उसको
इस तरीके का सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, और इसलिए आपने देखा काइव में जो अभी अटैक हुआ है उसमें इस यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आने वाले वक्त में आई थिंक इसको रशिया, जैसे कि होता है ना कि इसको लास्ट जो होता है कि जो दिया है इसको जलने से पहले वो इसको बुझने से पहले वो फड़कता है। तो something like that I'm saying is going to happen with Ukraine. गॉट इट सर। मैं इस पे बात करूं, बड़ा दिलचस्प था, मतलब मेरे इसलिए मन में 2-3 सवाल आए, अन्यथा मैं करोड़ी सर के पास जाता। लेकिन सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर अजिताभ के पास इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि जितना कुछ अभी जनरल कोचर ने कहा है वो बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है मुझे जो डॉक्टर अजिताभ कह रहे थे। बिल्कुल कहानी रिवर्स है। डॉक्टर अजिताभ, ये बातें हैं अपने आप में बहुत सारे सवाल है, मैं उसमें समय ज़ाया नहीं करूंगा। तो जो डॉक्टर कोचर ने कहा है उस पर आपका मत क्या है? थोड़ा सा भिन्न है प्रवीण जी, मैं 2-3 पॉइंट इसमें बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, यूक्रेन जो ऑयल ठिकानों पे टारगेट कर रहा है, ऑयल रशिया का मेन इनकम है, उसके इनकम को तोड़ रहा है और ये इनकम ही रशिया के वॉर की फंडिंग करता है। तो एक तरफ देख लीजिए, रशिया में क्राइमिया में उसको ऑयल की राशनिंग करनी पड़ रही है, इंडिया से तेल लेना पड़ रहा है, उसके इनकम पे हिट हो रहा है। तो एक तो ये, दूसरा उसके मैन पावर पे हिट हो रहा है। आप देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया से उसको कभी लेना पड़ रहा है, कभी चेचन को बुला रहा है, इंडिया से भी बहला फुसला के लोगों को ट्रैप किया गया है। एक छोटा सा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक छोटे से उदाहरण से, जब आप बोल रहे थे जैसे दो लोगों की लड़ाई चल रही है, बॉक्सर्स की लड़ाई चल रही है, एक को आपने देखा, आपने बोला देखिए इसकी ये वाली उंगली टूट गई है, आपने बोला कि देखिए इसको यहाँ पर ये देखिए ये पंच लगा है, इसको देखिए इसकी पसली में चोट आई है, और ये सामने वाले को आप नहीं देख पा रहे हैं कि वो तो पूरी तरह से टूट फूट के एक तरफ पड़ा हुआ है। क्योंकि जितनी चोट यहां पर आप जो रशिया की गिना रहे हैं तो यूक्रेन पर भी हुई और शायद उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर, ये मैं समझना चाह रहा था। देखिए, यूक्रेन और रूस में प्रवीण जी कोई तुलना ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 4.5 साल अगर वो टिक गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि रशिया कितना कमजोर हो गया है, कि उसको मैन पावर लेना पड़ रहा है, कई देशों में जाके उसको ड्रोन लेना पड़ रहा है। खबरें आई ईरान से उसने ड्रोन लिया, उसको एम्युनिशन की कमी हुई। उतना ही नहीं, इसके अलावा मैं और कहना चाहूंगा, अभी खतरे और बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, नेटो को भले ही ट्रंप के प्रेशर में अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है, कोई 5% कर रहा है, कोई 3% कर रहा है, तो ये पैसा और ये डिफेंस पे स्पेंडिंग कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं नेटो उसका यूक्रेन में यूज करेंगे। तो रशिया के लिए आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है, इसकी संभावना है। रूस एक तरफ मैन पावर, एमुनिशन, आप देख लीजिए उसके तेल के ठिकानों पे एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट तो कहीं होगा। गॉट इट सर, मतलब लॉजिकल है बातें, लेकिन मैं 100% जानता हूं कि जनरल कोचर इससे सहमत नहीं हो। देखिए वो फिंगर भी रेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनका, आप बोलिए सर क्विक कमेंट फिर, क्योंकि मैं करोड़ी सर को इसमें इसलिए शामिल करना चाहता हूं। मेरे पास एक दिलचस्प सवाल है जो उनके सामने रखूंगा, पर आप अपनी बात रखिए। ओके, क्विक कमेंट। इस फौज में एक सिखलाई होती है दैट यू नेवर रीइंफोर्स अ फेलियर, बिकॉज अगर आपका जो फेलियर अगर आप उसको रीइंफोर्स करेंगे तो वो भी फेलियर होगा। और आज देखिए, ये एक वेस्टर्न मीडिया का क्रिएशन, हम जो ये रिपोर्ट्स देखते हैं कि यूक्रेन ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, इट इज मोर अ प्रोपेगेंडा फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया। वी ग्राउंड रियलिटीज में अगर आप जाएंगे, एक देश ने एक देश के ऊपर 20% उसको कब्जा कर दिया, आपका डोनबास एरिया, खार्किव, और ये जो सारे एरियाज पे आपका दबदबा है, आपकी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं, आपने रिजाइन चेंज इन डोनबास में कर लिया, अपने आपने मेयर्स लगा दिए वहाँ पे, तो इसको कहाँ जा रही है लड़ाई? तो अगर एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आज बैठेंगे, हु इज गोइंग टू गेन द एसेंडेंसी? और इसको रशिया ने रियलाइज कर लिया कि इसको एक प्यूरिटिव स्ट्राइक, काइव इज द सेंटर ऑफ, अगर होने दिया गया तो एक बात ये आई थी, करोड़ी सर ने शायद वो बात कही थी कि कोशिश की गई थी बातचीत की, लेकिन यूरोपीय देशों ने ये होने नहीं दिया, ऐसा कुछ उनका कमेंट आया था। मैं आऊंगा डॉक्टर अजिताभ। करोड़ी सर, आपने सुना, सभी को सुना आपने, और अभी जो खास तौर पर बातचीत जहां पर आई है, एक बात तो बहुत साफ है, यूक्रेन का क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं, इजराइल का क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रूस को नुकसान होना चाहिए, ईरान को नुकसान होना चाहिए, और इनके नुकसान में मेरा फायदा, ऐसी कुछ सोच है क्या अमेरिका की?
देखिए प्रवीण, आपने दोनों सिचुएशन को अलग तरीके से रखा, क्योंकि अमेरिका, ईरान, इजराइल और यूक्रेन, रशिया की जो सिचुएशन है, दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि मिलिट्री माइट में बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट स्थिति है। यूक्रेन मिलिट्री माइट में रशिया से बहुत कमजोर है, ईरान इजराइल और यूएस से बहुत कमजोर है, लेकिन दोनों ही जिस तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं वो केवल अपनी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे कर रहे हैं। एक तो यह है। दूसरा यह है कि वो दोनों अपने सामने जो राइवल पावर है जो लड़ रहे हैं, चाहे रशिया हो, यूएस, इजराइल हो, दोनों को ही वार को एक्सपेंसिव बनाने की स्ट्रेटेजी है। इनके जो सपोर्टर्स हैं, यूक्रेन के यूरोपियन सपोर्टर्स हैं, वो उनका मेन इंटेंशन ये नहीं है कि यूक्रेन जीते या नहीं जीते, उनका इंटेंशन यह है कि रशिया कमजोर होना चाहिए, इसलिए वो इस जंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, समझौता नहीं होने देंगे। इसी तरह से ईरान वाले में जैसे चीन जैसे देश हैं, उनको ये मालूम है कि समझौता हो गया तो अमेरिका कमजोर नहीं होगा। उनका चीन सपोर्ट तो कर रहा है इंटेलिजेंस शेयरिंग और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन चीन भी ये चाहता है कि अमेरिका यहाँ जंग में फंसा हुआ रहना चाहिए, तो अमेरिका कमजोर होना चाहिए। ईरान जीते या यूक्रेन जीते, इनके सपोर्टर्स का उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की जो रणनीति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ईरान सस्टेन कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, यूक्रेन सस्टेन कर रहा है स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, और जो पावरफुल है उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप पावरलेस हैं। पावरलेसनेस का एहसास दिलाना ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। पहले वार में इस तरह का नहीं होता था कि पावर को आप पावरलेसनेस का रियलाइजेशन करवा दें। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये एक आज के जो संकट है, आज के जो वार है, उनमें अलग तरीके की स्थिति बन रही है। दोनों में समझौता बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसे ईरान में हम कहते हैं कि 14 पॉइंट पे समझौता हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेनेबल है। और यूक्रेन में भी मुझे नहीं लगता कि समझौता बहुत जल्दी हो पाएगा। जेलेंस्की ने प्रपोज किया था रशिया को, लेकिन रशिया उसके लिए एग्री नहीं हुआ। निश्चित रूप से जेलेंस्की अब ये तो चाहता है समझौता हो, लेकिन कोई मीडिएट करे या किस रूप में हो। अगर आज की स्थिति, जब जंग शुरू हुआ था उसके कुछ हफ्ते बाद जो टर्की में प्रपोजल आया था वो उस समय एग्री हो रहा था। आज अगर वैसी स्थिति है तो जेलेंस्की इस बात से निकल सकता है, लेकिन वो स्थिति बन नहीं रही है। तो कैसे निकले, यूक्रेन के लिए ये है। ईरान है वो ये चाहता है कि अमेरिका, देखिए ईरान की स्थिति में अलग है। अमेरिका को ईरान भी चाहता है कि अमेरिका जंग में फंसा रहे, समझौता नहीं हो, क्योंकि ट्रंप वहाँ कमजोर हो जाएगा। अमेरिका की पॉलिटिक्स अलग तरीके की है। इजराइल भी चाहता है कि अमेरिका निकले नहीं, तो अमेरिका को उधर वो दोनों नहीं निकलने देना चाहते हैं। इधर यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज नहीं निकलने देने चाहते हैं। तो किस तरह से एग्रीमेंट हो, किस तरह से। मैं समझ गया सर। मेरे मन में एक बात आती है और ये मैं सोच भी रहा था बड़ी देर से, कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुलकर सामने ही नहीं है, जैसे मन में कुछ और चल रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा हो, लड़ कोई और रहा हो और सचमुच में लड़ कोई और रहा हो, कहानी ऐसी कुछ चल रही है। सोहेल काज़मी साहब, और क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 अभी पढ़ा देते हैं किताबों में, पढ़ लिया, हम लोगों ने भी खूब पढ़ा उसको, तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर में बम गोले बरस है। अरे ऐसे ही तो कुछ जगह चुन के 1-2 जगहों पर ऐसी भीषण लड़ाई हो रही थी जहां पर देश के अलग अलग हिस्से, दुनिया के अलग अलग हिस्से साथ में आ गए थे। यहाँ और क्या हो रहा है इन दोनों जगहों? देखिए, ताकत का प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। अब ताकत डायरेक्टली आप उसको दिखा रहे हैं या इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया कह रही है कि भैया पाकिस्तान कोई मीडिएटर नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच में या ईरान और इजराइल के बीच में। पूरी दुनिया कह रही है फेल स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझती हुई स्टेट है। लेकिन अमेरिका कहता नहीं, इस्लामाबाद में आसिम मुनीर इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन द वर्ल्ड and Shahbaz Sharif is one of the best person who is mediating. They should be given the Nobel Peace Prize. अब वो ये चीजें बोल रहे हैं और पूरी दुनिया क्या कह रही है वो कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए, इस वक्त आप ऊपर मोटे मोटे तौर पे देखें तो जब पूरी दुनिया में ताकतवर मुल्कों का नाम आता है तो आता है अमेरिका,
रशिया और फिर चाइना। ये 2-4 मोटे मोटे नाम आपके सामने आते हैं। अब एक ताकतवर दूसरे ताकतवर से आगे ना जाए, उसके लिए कोशिशें चलती रहती है। अमेरिका को भी पता है कि ईरान में जो बैकडोर हेल्प है या बैकडोर जो प्लेयर्स हैं वो चाइना भी है, रशिया भी है। वो जानता है इस बात को। रशिया के साथ भी बातचीत चलती रहती है, कुछ मुद्दों पे आदान प्रदान होता रहता है। देखिए चाइना से उनकी डेलीगेशन, अमेरिकन डेलीगेशन वापस आती है, चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलके जितने गिफ्ट्स मिलते हैं पूरी डेलीगेशन को, उनको एयरपोर्ट पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। अब देखिए ट्रस्ट लेवल क्या है दुनिया में एक दूसरे के ऊपर, और सिंपथाइजर बड़े बने हुए एक दूसरे के। वही हाल यहाँ भी है, यूक्रेन में भी है। जंगें जो नाफिज करनी होती हैं ये एक दूसरे को अप डाउनग्रेड करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो लगा रहता है। आज तक तो वो मजबूती से जीतता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे सिर्फ ताकत को मेंटेन करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं, वो दिखाने के लिए वो जी, मैं समझ गया जो मैं बात पूछ रहा था। आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां इस बिंदु को लाएं। डॉक्टर अजिताभ कुछ कहना चाह रहे थे जब डॉक्टर कोचर अपनी बात को रख रहे थे, और डॉक्टर कोचर की वो बात ये थी कि देखिए स्ट्रैटेजिकली धीरे धीरे कितने हिस्से को रशिया ने कब्जाया, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया यूक्रेन पर, और डॉक्टर अजिताभ को शायद उससे कुछ उसमें विरोध उनका था या कुछ और दूसरा तर्क रखना चाह रहे थे। प्रवीण जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कोचर सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि 4.5 साल से रूस ये लड़ाई में लड़ रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि उसकी कमजोरी की नस अमेरिका ने पकड़ ली है। आप देख लीजिए, अब ये कहा जा रहा है कि रसिया जो है वो नेक्स्ट मिडिल ईस्ट बनने जा रहा है इंडिया जैसे देशों के लिए, क्योंकि मैन पावर का शॉर्टेज होगा और उसको मैन पावर चाहिए, स्किल सेट चाहिए। तो इस तरह की बातें हो रही है। देख लीजिए 2014 में सैंक्शन अमेरिका ने उस पे लगाया था जब क्रीमिया पे कैप्चर किया। 2022 में जब अटैक यूक्रेन पे हुआ, उसके बाद उस सैंक्शन को और बढ़ाया। इतने सैंक्शंस यहाँ पे भी हम फ्रोजन एसेट की बात ईरान में करते हैं, रूस का भी तो बहुत बड़ा फ्रोजन एसेट अमेरिका ने कैप्चर कर रखा है, और उसके बावजूद भी रूस अब मुझे लगता है चाइना से सीखने की पूरी दुनिया को जरूरत है। जिस तरह से स्मार्ट प्लेयर बनके, घाघ बनके वो आगे बढ़ता जा रहा है, अमेरिका से भी उसने एक डिस्टेंस बना के फायदे उठाए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका भी कमजोर हो रहा है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप को भी सीखने की जरूरत आ गई है। जी जनरल कोचर, आपने 2 बार गर्दन हिलाई, तभी मैं समझ गया था कि आप इस बात से ना इत्तेफाकी जता रहे हैं। पर मैं एक सवाल के साथ में आता हूं। एक बात तो बहुत साफ है, ठीक है, ये बात सही है कि अगर रशिया का कुछ बिगाड़ना ही होता इन लोगों को, सारी ताकतों को, तो यूक्रेन नहीं भी होता बीच में, तो जाके बिगाड़ते, डायरेक्ट लड़ लेते। ये छद में युद्ध लड़ा जा रहा है यूक्रेन को सामने रख के या उसको ताकत देकर, और कहीं ना कहीं बस किसी तरह से रूस को कमजोर करने का एक प्रयास किया है, क्योंकि रूस को एंगेज कर दिया गया। उसकी इकोनॉमी पर तो, किसी भी देश की इकोनॉमी पर, चाहे छोटा युद्ध हो बड़ा युद्ध हो, असर पड़ना ही पड़ना है। और ऐसा लगता है कि इन बड़ी ताकतों का, मैंने पहले भी कहा था, यूक्रेन का क्या होता है से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रशिया को नुकसान हो रहा है, यही हमारा मकसद है। देखिए प्रवीण जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसको मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ। एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और एक आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अब आप यूक्रेन का साइज देखिए। यूक्रेन इज द 2nd लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई भी आर्मी, रशिया की जो आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रखती है, 15 लाख से ज्यादा सोल्जर्स नहीं है रशियन आर्मी में। ये आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इतनी 15 लाख की आर्मी है वो पूरे यूक्रेन को कैप्चर करेगी? और यूक्रेन ने कभी भी ये इसको रशिया ने कभी भी ये ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखा, तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे। ये 4.5 साल की लड़ाई में वो इसको बोलते हैं कि रशिया ने क्या कर लिया, कहां तक चला गया। वो जाना ही नहीं चाहता था, बिकॉज उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है इससे आगे जाने की। जो रशिया की आज कैपेबिलिटी है, अगर आप एक मिलिट्री, अगर आप एक जो उसका पर्सपेक्टिव अपने माइंड में रखते हैं, और एक फौजों को अगर एक उसको स्ट्रेंथ और उनकी कैपेबिलिटी से आप नापते हैं, तो आप देख सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल टू कैप्चर यूक्रेन। और रशिया भी जानता है कि वो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसीलिए आपने अगर इस कैंपेन को स्टडी किया अगर डिटेल में, रशिया यहां से आगे नहीं बढ़ा है।
इसको देखिए, आपको एक तो फौजी टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वंस यू कैप्चर ऑब्जेक्टिव, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, यू हैव टू होल्ड दैट ऑब्जेक्टिव आल्सो, बिकॉज आपके ऊपर काउंटर अटैक्स आएंगे, बिकॉज आपके ऊपर और फौजी आएंगी, आपको यू हैव टू डिग इन, आपके डिफेंसेस में आपको डिग इन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, फौज चाहिए। और इसीलिए मैं ये देख रहा हूं कि दिस रशियन कैंपेन इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ अ कैंपेन इज टू बी फॉट, बिकॉज अब इस अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए, ईरान में एक भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। आप इसको रशिया के लिए आप बोल सकते हैं ये ओके, आई एग्री विद यू कि इसको रशिया को वीकन करने का एक तरीका था, और इसलिए यूक्रेन को इतना, बिकॉज आफ्टर ऑल यूक्रेन किसके बलबूते पे लड़ रहा था लड़ाई, उसको कहां से, इट वाज नॉट पॉसिबल। अगर यूक्रेन अकेले ही लड़ाई लड़ रहा होता तो वो इतने 4.5 साल तक टिक नहीं सकता था। और दूसरा, रशिया का कैंपेन भी एक कैलिब्रेटेड कैंपेन था, वो ऐसे नहीं था कि हम इसको ताबड़तोड़ हमला करेंगे अपने, बिकॉज उसको रशिया भी जानता है अपनी पूरी ताकत को वो यूक्रेन में नहीं लगाना चाहता, वो भी जानता है कि आने वाले वक्त में उसके पास और भी चुनौतियां आएंगी, बिकॉज अमेरिका इसका फायदा उठाएगा सिचुएशन का, और इसको अमेरिका के लिए भी। और बीच में आपने देखा कि जिस टाइप की आधुनिक मिसाइल्स रशिया ने टेस्ट किए इस लड़ाई में, और चाइना का एक इसको डिस्कशन में इसको नाम नहीं आया है, और ये मैं उसको नाम इसलिए यहाँ पे लेना चाहता हूँ बिकॉज आज अगर रशिया की ताकत है और जिस तरीके से उसको सपोर्ट मिल रहा है, चाइना हैज बीन अ बिग फैक्टर एज फार एज रशिया इज कंसर्न, और ये जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था रशिया का वो उसका हासिल कर लिया। अब वो इसके आगे नहीं जा सकता। देखिए आप ब्लैक सी में आप नेवीज का कंपैरिजन देख लीजिए, अगर रशिया चाहता वो अपनी इसको नेवी को ब्लैक सी की तरफ और ओडेसा की तरफ वो इसको कूच कर सकता था, उसने नहीं किया बिकॉज वो जानता है अटैक तो कर लेगा, ये उसको होल्ड करने के लिए अपनी इसको नेवी को उसको वहां पे रखना पड़ेगा, और वो इसको नेवी और कोई टास्क के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती जी। तो ये चीज एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आपने बड़े अच्छे से स्ट्रैटेजिक जो दोनों पहलू हो सकते हैं दोनों पार्टियों की तरफ से वो आपने रखे हैं। हालांकि चीन का जिक्र डॉक्टर अजिताभ ने इस लिहाज से किया था कि सीखना हो तो सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, यानी चीन का बड़ा जिक्र आया है। लेकिन करोड़ी सर, मेरे मन में एक बात बड़ी देर से चल रही है, और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा मैंने सोचा नहीं था जब बातचीत की शुरुआत हो रही थी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बड़ी देर से आ रहा है। बेशक रशिया कितना भी ताकतवर हो, कोई भी देश कितना भी ताकतवर हो, जब कूटनीति और छिपी हुई रणनीति काम करती है ना, तो सोवियत संघ का भी विघटन हो गया था। तब तो दो ही ताकतें थी ना, अंतरिक्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, हम जानते हैं कि कितनी बड़ी ताकतें हुआ करती थी, और रूस हुआ वो, और यही सब टूट के ये जो छोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं अभी जिनके लिए जद्दोजहद चल रही है, ये सब कभी हुआ करते थे, लेकिन उस समय पर भी तोड़ने में कामयाब हो गए और था अमेरिका ही पीछे। क्या आज वैसा कोई संकट चल रहा है रूस के साथ? देखिए प्रवीण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलिट्री वार का पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। जो मैक्सिमम वार होता है वो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक होता है। रणनीतिक वार हमेशा चलता रहता है, और उसके लिए हम ये कहते हैं कि नो दाई एनिमी, और इसके नाम से अमेरिका ने दुनिया के देशों में यूएसएसआर के प्रभाव को कम करने के लिए एरिया स्टडीज के नाम से अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन्स डेवलप किए थे। और इसीलिए जो कोल्ड वार के पीरियड में रशिया को जिस तरह से डिसमेंटल किया गया, विदाउट फाइटिंग ए सिंगल बुलेट, रशिया अपने आप डिसमेंटल हो गया, क्योंकि उन्होंने रशिया को अच्छी तरह से समझा। और जो ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड अमेरिका चला रहा था, लगभग 50 साल तक चला उनका, डिसमेंटलिंग के बाद भी ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड चल रहा था अमेरिका में। उसमें वो आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे अंदर आपके उनकी सोसाइटी को कैसे पेनिट्रेट करें, किस तरीके से अपने पॉलिटिकल रणनीतिक जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे हासिल करें, क्योंकि मिलिट्री वार होता है वो तो उस स्ट्रेटेजी का फेलियर है। आपका पॉलिटिकल वार आप नहीं लड़ पा रहे, इसलिए मिलिट्री वार लड़ रहे हैं।
और यही जब हेनरी किसिंजर को ये कहा गया, काफी आरोप लगे उस पर अभी रिसेंटली 2-4 साल पहले मरने से पहले, ये कहा गया कि चीन को आपने मजबूत बनाया, आज अमेरिका का वो राइवल बन गया। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जिस समय यूएसएसआर चाइना एक साथ हो रहे थे कोल्ड वार में अमेरिका के अगेंस्ट में, उस समय डीकपलिंग करना बहुत जरूरी था और उसके लिए हम चाहते थे कि चाइना को सपोर्ट करें और चाइना के मार्केट को हम यूज करें। उस समय उस कॉन्टेक्स्ट में वो स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसका चाइना ने बड़ा डिप्लोमेटिकली फायदा उठाया, चाइना मजबूत हुआ। और इसीलिए अजिताभ सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अमेरिका की अब जो ट्रंप की रणनीति है वो सेबर रेटलिंग डिप्लोमेसी है, वो बड़ी खतरनाक है अमेरिका के लिए। चाइना की क्वाइट डिप्लोमेसी है, इवन मिडिल ईस्ट में भी चाइना लगता है कि कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन जो क्वाइट डिप्लोमेसी है वो बड़ी सक्सेस। मैं समझ गया सर आपकी। जब ऐसा डिस्कशन होता है ना तो मैं सचमुच में भले ही कितना थका हुआ, मुझे लगता है आज मेरा दिन बन गया। आज मैं 10 आर्टिकल पढ़ लेता, ये चीज़ नहीं आती जो 2 पहलुओं से आई है। डॉक्टर कोचर मैं जानता हूं, डॉक्टर अजिताभ तो ये फुल समर्थन नहीं, और वो बोल भी दिया। मैं बोलने भी वाला था करोड़ी सर की बात के बाद, लेकिन उन्होंने खुद ही बोल दिया कि बड़ी अच्छी बात कही। बात आप पर आती, लेकिन ज़रा क्विक कमेंट पे जाएंगे। डॉक्टर कोचर, यही सोवियत संघ वाली बात, जब इतनी बड़ी ताकत को परेशान किया जा सकता है कूटनीति से, छुपी हुई रणनीति से, तो रूस को क्यों नहीं? देखिए, मैं ना हर एक चीज का टेम्पलेशन नहीं करता हूं। इसका मतलब कि आप इसको सोवियत यूनियन को रशिया के ऊपर टेम्पलेट नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस अलग थे। आपका वॉर्सो आपका पैक्ट आपका डिसॉल्व हुआ, आपको नेटो को इसको ताकत मिली, और वो इसको नेटो ने फिर अपने आप को एक्सर्ट करके इसको रशिया को तोड़ा। और आपने यूक्रेन में भी देखा था, एक टाइम पे एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट था, उसको अमेरिका ने उसको रेजाइम चेंज किया वहां पे, और उसको एक प्रो यूएस गवर्नमेंट लेके आया। तो इस तरीके की जो इसको रणनीति इस्तेमाल करी गई थी उस टाइम पे। अब आप देखिए, आप उस चीज को आज सोवियत यूनियन और रशिया को आप कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर 2 डिफरेंट eras of warfare और 2 different eras of political strategies। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि आज जो इसकी रणनीति है अमेरिका की जी, जो इसको रशिया को वो कमजोर करना मांगता है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको करता हूं, क्या अमेरिका कमजोर नहीं हुआ आज की डेट में? बहुत बुरी तरह से। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान की लड़ाई लड़ी और उसको वहां से भगोड़ा हो रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान से भगोड़ा हो रहा है, जिस तरीके से चाइना के साथ वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर पा रहा है। सर यही तो है उसकी रणनीति। वो क्या करता है, वो जब कमजोर होता है तो दूसरे ताकतवरों को और ज्यादा कमजोर कर देता है, ताकि मैं उतना ताकतवर बना रहूं। कंपैरेटिव स्टडी में, कंपैरेटिव एनालिसिस में मैं ताकतवर कब बना रहूंगा, जब जो ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ से शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें नहीं चला, इधर आ गए, वेनेजुएला राष्ट्रपति को उठा, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। हाथ पैर तो मारता है अमेरिका। खैर, क्विक कमेंट डॉक्टर अजिताभ आपका भी इसी मामले पर। ये बात भी सही है, ये मुद्दा कई बार आया हमारे सामने कि बांग्लादेश को जैसे अलग कर दिया गया था, वो पीओके बलूचिस्तान का भी समय आ गया है। दोनों अलग अलग समय थे, अलग अलग चुनौतियां हैं, और दुनिया की जियो पॉलिटिक्स ये भी बिल्कुल अलग है। देखिए प्रवीण जी, समय सबसे बलवान होता है, वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, तो वो तो है। 2-3 क्विक यहाँ पॉइंट, चूंकि ताकत की बात आ रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि रूस के पास 45% न्यूक्लियर वेपन्स आज के डेट में वॉरहेड्स है, तो वो नंबर 1 है आज पावर में। फायर पावर इंडेक्स में भी वो नंबर 2 है दुनिया में। तो ताकत में रूस के पास कोई कमी नहीं है। एक गुड न्यूज इस वॉर से आया है इंडिया के लिए 2-3 दिन पहले कि मिसाइल, एक हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने यूज किया और यूक्रेन के MiG-29 को मार गिराया गया लगभग 190 किलोमीटर के डिस्टेंस से। और उस मिसाइल का ऑर्डर इंडिया ने कर रखा है, काफी मात्रा में इंडिया ले रहा है, तो उससे उस मिसाइल की मारक क्षमता प्रूव हो गई है। ये इंडिया की आर्मी के लिए, इंडिया की मिलिट्री के लिए बहुत गुड न्यूज है। दैट्स इट जी।
बहुत शानदार चर्चा रही, काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ। मैंने पहले भी कहा कि 10 आर्टिकल पढ़ लेता तो इतनी समझ विकसित नहीं होती, और इस समझ को विकसित करने के लिए जनरल कोचर आपका धन्यवाद, डॉक्टर अजिताभ आपका धन्यवाद, करूड़ी सर आपका धन्यवाद, सोहेल काज़मी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी एक पॉलिटिकल इसमें अपना व्यू रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बात इंडिया की में आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, यूक्रेन इतने समय तक रशिया के सामने कैसे टिक पाया। साफ है उसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। चाहते क्या हैं दोनों? रशिया चाहता है नेटो यहाँ पर दखल अंदाजी ना करे, रूस को कमज़ोर करना बड़ी ताकतों का मकसद हो सकता है। ये सारी बातें निकल कर आई है। समय बहुत बदल गया है। जो भी युद्ध में उतरता है उसको उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ पर बड़ा असर पड़ता है। चीन से सीखने वाली बात है। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें आज की चर्चा में निकल कर आई हैं। ऐसी ही चर्चाएं आपके सामने रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद।